नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह हिंदी भाषा से रिलेटेड है, जिसमें कि इसका पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और इसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से हम एक ही पार्ट में नहीं, ये जबकि 2-3 पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में लेके आएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम 3 पार्ट या 2 पार्ट में लेके आएंगे। तो यह वीडियो जो है यह हर एक प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा उसको भी यह समझ में आ जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में 2 से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। वर्ड को ध्वनि भी कहते हैं। और भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है वर्ड कहलाता है। यानी कि लिपिबद्ध का मतलब जिसको सही ढंग से लिखा जाता है उसको वर्ड कहते हैं। और इसमें कुल कितने वर्ड होते हैं हिंदी में? हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं। फिर वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी संख्या 52 होती है। इसमें स्वर जो है वो 11 होते हैं, वहीं व्यंजन 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अयोग वाह 2 होते हैं, अंग आहा द्विगुण व्यंजन भी 2 होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 52 हो गए, क्योंकि 11, 33, 4, 2 और 2 कुल मिला के कितने हो गए? 52। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, तो टोटल अगर पूछेगा तो 52 बोलेंगे। वहीं पूछेगा अगर व्यंजन कितने होते हैं, तो अगर व्यंजन पूछेगा तो उसमें 33 होते हैं और स्वर पूछेगा कितने हैं तो 11 होते हैं। कुछ लोग इसमें अंग आहा को जोड़ के भी, अयोग वाह को जोड़ के 13 बोलते हैं स्वर को, लेकिन स्वर में 13 नहीं होते, जबकि केवल 11 ही होते हैं। तो ये आप लोग गलती मत करिएगा, केवल 11 पे ही लगाइएगा, ठीक। स्वर वह वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती जिनके उच्चारण में, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। वहीं व्यंजन ऐसे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता होती है, यानी किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। और अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, यानी अनुस्वार जिसमें अंग, यानी कि चंदा वाला जो अंग ऊपर बिंदी लगा होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग जिसमें आहा, जिसमें कि दुख में बीच में जो 2 बिंदी लगी होती है उनको हम विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। यह ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। यह ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में लगते हैं या स्वर के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे कि अंग आहा। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। स्वर को अंग्रेजी में वावेल बोलते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 11 हो गए। और इनको स्वर को कई भागों में बांटा भी गया है। जैसे मात्रा के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है ह्रस्व स्वर। इनको जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, अर्थात 1 मात्रा के बराबर समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ, छोटी ई, छोटाऊ, री, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। मात्रा के आधार पे जो हमारा दूसरा स्वर है वह है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 स्वर की संधि को दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो जो दीर्घ स्वर होता है इनकी संख्या 7 होती है। पूछा भी जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 4 है। और पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 7 है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद में हम वर्णमाला से रिलेटेड कुछ मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे, जिसको आप लोग करेंगे तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बस आप लोग अच्छे से इसको एक 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप लोग को बहुत सही से आ जाएगा। तो आइए हम और भी आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें पुलुत स्वर, एक जो तीसरा स्वर हमारा मात्रा के आधार पर है वह है पुलुत स्वर, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। संस्कृत में पुलुत नाम से स्वर एक तीसरा भेद भी, यानी कि संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अगर हिंदी में पूछा जाए कि स्वर के कितने भेद हैं मात्रा के आधार पे, तो केवल 2 ही बोला जाएगा।
लेकिन अगर संस्कृत में पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं तो 3 बोला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद भी है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लुत स्वर का अर्थ है उछला हुआ, यानी प्लुत स्वर का जो अर्थ है वह है उछला हुआ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा उच्चारण समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ओम, तो ओम को बोलने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समय लगता है ना, वैसे हम जैसे किसी को बुलाते हैं कि का रेक लगा के या हे हो वगैरह लगा के, तो इसमें हम प्लुत स्वर बोल सकते हैं कि इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जिह्वा प्रयत्न मतलब जीभ के प्रयत्न के आधार पर, बोलने में जीभ को कैसे कैसे हिलाया डुलाया जाता है, तो उसके प्रयत्न के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्वर है अग्रस्वर। अग्रस्वर में है जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। जीभ का जो है अगला भाग जिसमें ऊपर नीचे उठता है उसको बोलते हैं अग्रस्वर। इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें छोटी, बड़ी, ए, आए, यानी इसमें 4 स्वर होते हैं। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि अग्रस्वर कितने होते हैं, तो बोलेंगे 4 होते हैं। कौन कौन से अगर पूछ लिया तो उसमें छोटी, बड़ी, ए, आए होते हैं। और अगला स्वर है पश्च स्वर। पश्च स्वर में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, जिसमें इसकी संख्या 5 होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और बड़ा आ होता है। इसकी संख्या 5 हो चुकी है, अभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि अग्रस्वर में संख्या 4 होती है, पश्च स्वर में संख्या 5 होती है। वहीं इसमें एक और स्वर है जिसमें होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल एक ही होती है, जिसमें जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग इसमें। अगला हमारा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, यानी ओठ की आकृति, यानी बोलने में जो ओठ की आकृति बनती है, गोल, टेढ़ा, ऐसा वैसा, तो उसके आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। तो जिसमें कि हमारा पहला है वृत्तमुखी स्वर। क्या है वृत्तमुखी स्वर? यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। जैसे कि इसमें कितने स्वर हैं? 4 स्वर हैं। वृत्तमुखी स्वर कितने हैं? 4 हैं, जिसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और इसमें एक आ भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो केवल 4 ही हम बोलेंगे, 4 ही लगाएंगे। और जिसमें कि ऊ, ओ आता है। और दूसरा क्या है? आवृत्तमुखी स्वर, यानी कि जिसमें आवृत्ति यानी वृत्त नहीं बनता, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती है, होठों की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, यानी इनकी संख्या कितनी है? 6 है। आवृत्तिमुखी स्वर की संख्या 6 है। तो ओठ की आकृति के आधार पर स्वर को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला है वृत्तमुखी स्वर, वहीं दूसरा है हमारा आवृत्तमुखी स्वर। अब हम देखते हैं कि और भी कितने भागों में बांटा गया है स्वर को। मुख प्रयत्न या मुखाकृति के अनुसार स्वर को 4 भागों में बांटा गया है, यानी मुख की आकृति, बोलने में जो मुख का आकार बनता है, गोल, टेढ़ा, मेढ़ा, उसकी आकृति के अनुसार हम स्वर को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है पहला विवृत स्वर, जिसमें पहला है विवृत स्वर, यानी उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। जैसे कि बड़ा आ को बोल के आप लोग देखिए कि आपका मुख पूरा खुला या नहीं खुला। तो दूसरा जो है इसमें है अर्ध विवृत स्वर, यानी कि उच्चारण में मुख आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उनको अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। जैसे कि छोटा आ, ए, ओ, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और तीसरा टॉपिक जो हमारा है वह है समृद्ध स्वर। उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, यानी समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। वहीं जो हमारा चौथा स्वर है वह है अर्ध समृद्ध स्वर, यानी इनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, यानी इसके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, आधा बंद रहता है। जैसे कि ए और ओ, जिसमें एक एक मात्रा लगता है ऊपर, उनको अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। अब क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग स्वर को कितने भागों में बांटते हैं? तो यह भी 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे इसमें पहला है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार, यानी नाक के द्वार से भी निकलती है।
इसके सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु यानी सिर के ऊपर होता है चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब सिरोरेखा पर ऊपर स्वर की मात्रा यानी कि कोई और मात्रा भी लगी हो तो चंद्र बिंदु की जगह पर केवल एक बिंदु लगा दिया जाता है, केवल एक बिंदी लगा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, जब बिंदी नहीं लगाया गया है तो यहाँ पे चाँद, जैसे कोई मात्रा नहीं है तो चाँद में पूरी पूरी चंद्र बिंदु लगा दी गई है। वहीं आग में भी कोई मात्रा नहीं है तो पूरी पूरी बिंदु लगा दी गई है चंद्र बिंदु वाला। लेकिन यहाँ मैं में 2 मात्राएं लगी हैं तो इसके बगल में एक बिंदी रख दी गई है, जिससे कि मतलब इसको चंद्र बिंदु ही मानेंगे। वहीं दूसरा जो हमारा है वह है निर्नुनासिक। दूसरा क्या है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। इसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रीढ़, ए आए, ये सारे के सारे जो स्वर हैं वह आ जाते हैं इसमें। और वहीं तीसरा जो हमारा है वह है अनुस्वार। अनुस्वार में वायु केवल नाक से निकलती है। इसमें वायु केवल नाक से निकलती है। इसमें जैसे कि मयंक हो गया इसका उदाहरण, इसमें ऊपर बिंदी लगती है, केवल एक बिंदी लगती है, उसी को हम बोलते हैं अनुस्वार। जैसे कि अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलेंगे। जैसे मयंक हो गया, अंकुर हो गया, अंगद हो गया, जंगल हो गया, इसमें केवल एक बिंदी लगी हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि स्वर सघोष होते हैं, यानी सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष होते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम पूछता है कि स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं या अघोष होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। वहीं इसमें जो है ये कंठ स्वर, कंठ स्वर कौन कौन से हैं? तो कंठ स्वर है छोटा आ, बड़ा आ और आहा, ये तीनों क्या है? कंठ स्वर है। वहीं तालव्य स्वर जो है छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि दोनों ई जो है वह तालव्य स्वर है। और री को मूर्धन्य स्वर या मूर्धा स्वर बोलते हैं। री को कौन सा बोलते हैं? मूर्धन्य स्वर बोलते हैं। वहीं ओष्ठ स्वर यानी ओष्ठ है, यानी ओठ के द्वारा जो बोले जाते हैं, यानी ओठ जिसमें हिलते हैं उनको बोलते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसमें ओठ की आकृति बदलती रहती है। और जो कंठ तालव्य स्वर हैं वह 2 हैं, इनकी संख्या 2 है, ए और आए। वहीं कठोष्ठ स्वर, इनकी संख्या भी 2 है, ओ और आओ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और यहाँ तक आप लोग को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, जिसको भी ज़रूर देखना। हमने आपको हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे वीडियो में, बहुत सरल शब्दों में समझा दिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा, जो कि ज़रूर से ज़रूर देखना। जय हिंद।